हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब कॉन्वो क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में साइंस से रिलेटेड कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले प्रश्न का आंसर जो होगा वो होगा DDT, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगर दोस्तों इस प्रश्न से अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो ध्यान से देखिए यहाँ पे DDT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो DDT का फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो, फिर होता है डाईफिनाइल, और टी से होता है ट्राईक्लोरो इथेन। जी हाँ दोस्तों, और इससे अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो DDT का जो खोज किया था उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था पॉल हरमन मूलर। DDT का जो खोज किया था उसका नाम था पॉल हरमन मूलर। और जो खोज कब किया था इन्होंने, तो 1940 में इसका खोज हुआ था। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी कहाँ। प्रथम बार जब जीव की उत्पत्ति हुई तो कहाँ से हुई थी। तो जीव की उत्पत्ति प्रथम बार दोस्तों जल में हुई थी, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किसने किया था। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा वो पेरिन होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, पौधे के जो बीज होता है ना, बीज उसी से कॉफी को प्राप्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जी हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है, निकोटीन पाया जाता है। जी हाँ, तो निकोटीन जो पाया जाता है वो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कीटभक्षी पौधा है। जी हाँ दोस्तों, तो इन चार ऑप्शनों में से उस ऑप्शन को चूज करना है जो कीटभक्षी होता है। जी हाँ, तो कीटभक्षी पौधा जो होता है वो होता है ड्रोसरा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। जी हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है। जी हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है, DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था, किसको मिला था। तो DNA का मॉडल प्रस्तुत करने के लिए वाटसन एवं क्रिक को मिला था, जो कि ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे अब इस प्रश्न से एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो ये जो DNA है, इस DNA का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, तो क्या बताते हैं आप। DNA का फुल फॉर्म होता है डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, इसका फुल फॉर्म डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। और अगर यहाँ बात करें कि DNA का खोज कब किया था वाटसन और क्रिक ने, तो 1953 में किया था। 1953 में इसका खोज हुआ था। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, अनुवंशिकता के जन्मदाता हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुवंशिकता के जन्मदाता जो है वो मेंडल को बुलाया था, इसीलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगर यहाँ पे हम अनुवंशिकता के ऊपर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, तो ये एक ऐसा लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, उसी को अनुवंशिकता बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर यहाँ मेंडल जो है, यहाँ एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि मेंडल ने सर्वप्रथम किस पौधे के ऊपर अपना परीक्षण किया था। तो पौधा जो था वो था मटर। इन्होंने मटर के ऊपर ही सबसे पहले परीक्षण किया था। जी हाँ, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से आलू किसका रूप है। जी हाँ दोस्तों, तो आलू जो है वो किसका रूप है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछ रहा है, तो आलू जो है वो तना का रूप है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। जी हाँ, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तना और जड़ में आप कन्फ्यूजन होंगे। तो जी देखिए दोस्तों, तना वे सारे पौधे होंगे जिसके जो प्रकाश की
और गति करता हो, जो जो मतलब बड़ा होते जाए, बड़ा हो तो प्रकाश की तरफ गमन करता है। जैसे कि तना में आएगा आपका आलू, प्याज, अदरक, हल्दी, ये सब प्रकाश की ओर गमन करते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे जड़ की बात करें, अगर दिया होता कि निम्न में से कौन जड़ से रिलेटेड है, तो जड़ वह है जो प्रकाश की ओर गमन न करके प्रकाश से दूर की ओर गमन करता है, प्रकाश की ओर गमन नहीं करता है, नहीं बढ़ता है, तो उसे जड़, वो भी सारे पौधे जड़ होते हैं। जैसे कि जड़ वाले कौन से होंगे, जैसे गाजर, मूली, शलजम, ये सब जड़ का रूप है। ये तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, अगला प्रश्न दिया हुआ है, चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया था। जी हाँ, तो चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम जो तैयार किया था उनका नाम था डॉक्टर जेनर थे, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। जी तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से किस बीमारी पर काबू पा लिया गया है। जी हाँ तो निम्नलिखित में से किस बीमारी पे काबू पा लिया गया है, तो वो बीमारी है टीबी, जो कि ऑप्शन ये भी दिया है, इसलिए ऑप्शन इसका ये सही होगा। टीबी पे पूर्ण रूप से काबू पा लिया गया है। जी हाँ अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है। जी हाँ तो भारत के लोगों की वसा में पाया जाता है 1 से लेकर 30 ppm DTT तक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अब यहाँ पे इस प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लें तो ppm का फुल फॉर्म होता है, पी से होता है पार्ट्स, फिर पी है तो पी से होता है पर, एम से होता है मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, इसका फुल फॉर्म होता है। और DDT का फुल फॉर्म अभी हम लोग ऊपर वाले प्रश्न पर चर्चा कर चुके हैं, इसको पता ही होगा कि DDT का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राई इथेन होता है। जी तब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्राकृतिक कीटनाशक एजाडीर कटिन प्राप्त होता है, तो यह प्राप्त होता है नीम से, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। जी तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एंटीबायोटिक होती है। जी तो एंटीबायोटिक जो होती है वो दवाएं होती हैं, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन दूध को दही बनाता है। जी हाँ तो दूध से दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया होता है उसको लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। जी हाँ तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ तो अगला प्रश्न ये है, इन्फ्लुएंजा H1N1 को अधिक प्रचलित रूप से जाना जाता है, तो इन्फ्लुएंजा H1N1 को स्वाइन फ्लू के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। जी हाँ तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये है, रडार का आविष्कारक कौन था। जी तो रडार का जो आविष्कारक था वो रॉबर्ट वाटसन था, इसीलिए ऑप्शन इसका ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। जी तो अगला प्रश्न ये है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। जी हाँ तो एफ्लाटॉक्सिन द्वारा मनुष्य का कौन सा भाग है जो प्रभावित होता है, तो इसका आंसर होगा सर। जी हाँ तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा यकृत होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ, इसलिए डी सही होगा। जी हाँ तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। जी हाँ तो जो कोबाल्ट होता है वो विटामिन B12 होता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा। अगर दोस्तों इस प्रश्न से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें हम, तो यहाँ पे B1 जो दिया है, इस B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। और इस विटामिन की कमी से होने वाला रोग जो होता है उसको बोलते हैं बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है, और ये इसका रासायनिक नाम है। जी दोस्तों, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये B2 जो दिख रहा है, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, इसका रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। जी हाँ तो और इस विटामिन B2 की कमी से जो होता है रोग, तो त्वचा का फटना
रोग जो होगा आपका त्वचा का फटना, जिह्वा का फटना, ये सब रोग विटामिन B2 की कमी से होता है। जी हाँ, तो अगर यहाँ पे अब B6 की बात कर लें तो B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। जी हाँ दोस्तों, और इस विटामिन की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसको बोलते हैं एनीमिया। जी हाँ दोस्तों, अब विटामिन B12 की अगर बात करें तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं साइनोकोबालामाइन। और विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग जो है उसको बोलते हैं पांडु रोग। विटामिन B12 की कमी से होता है। जी दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये प्रश्न आज के वीडियो का और लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, रक्त दाब का मापक यंत्र जो है उसको बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर बोलते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया है, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। अगर इस प्रश्न से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें हम तो यहाँ पे देखिए दे रहा है हमको स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर जो होता है ना वो गोलीय त्रिज्या नापने के लिए होता है। गोले की त्रिज्या है, इसके द्वारा हम क्या मापते हैं, वो गोले की त्रिज्या को मापा जाता है, हाँ दोस्तों, और यहाँ पे अगर बात करें एनीमोमीटर तो एनीमोमीटर द्वारा हवा की गति को मापा जाता है। हवा की गति को मापा जाता है। और फिर अगर यहाँ पे हम अमीटर की बात कर लें तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। जी हाँ, तो यहीं पे वीडियो आज समाप्त होता है दोस्तों।